नमस्कार। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात खबर के असर की, तो हमने दिखाया था कि राजधानी में कैसे स्पा सेंटर्स के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहे हैं, तो इसके बाद असर हुआ है और पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। देहरादून के एसएसपी ने कहा है कि ऐसी जगह पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे जहां इस तरह के मामले सामने आए हैं या संदिग्ध हैं। उसी पाप लोग से पहली गवाही भी सामने आई है, तो उस दलदल में काम करने वाली एक पीड़ित खुद हमारे सामने आई, हमारे रिपोर्टर के सामने आई, और जो कुछ उसने खुलासे किए वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। पाप लोग की इस एक्सक्लूसिव गवाही के एक एक शब्द हमने आपको सुनाए। फुल सर्विस कोड को हमने डिकोड कर दिया है। देहरादून की पुलिस भी इस फुल सर्विस कोड को अगर वक्त रहते डिकोड कर पाती तो शायद देवभूमि में पाप लोग की नींव नहीं पड़ती। हमने अब तक आपको दिखाया कि कैसे स्पा सेंटर में लड़कियों को लाया जाता है, उन्हें मसाज करने का काम दिया जाता है और फिर उनसे जिस्म फरोशी भी करवाई जाती है। देहरादून में चल रहे इस अवैध धंधे के पीछे कौन लोग हैं, अब ये भी जान लीजिए। सुन लीजिए कि वो कौन लोग हैं जिनके बारे में प्रिंसी ने कहा कि वो आते हैं, ओनर से बात करते हैं, फुल सर्विस लेते हैं, लेकिन पैसा एक भी नहीं देते। आखिर शहर के बीचों बीच कैसे पाप लोग की भरी पूरी दुनिया चलती है? इस सवाल के जवाब में प्रिंसी ने कहा कि इस पूरे धंधे के पीछे स्पा सेंटर के मालिक और पुलिस वालों की साठगांठ होती है। पुलिस से भी पैसा जाता है, क्या जाता है पुलिस को भी पैसा? सर मुझे यहाँ तो इतना पता नहीं था। दिल्ली में तो मुझे ओनर बता रहे थे कि हम दिल्ली वो पुलिस वाले को हम पैसे देते हैं। मैंने एक बार पूछा था तो यहाँ पे अंदर सर्विस करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, डर वर तो नहीं है, तो ओनर मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे कोई डर नहीं है, हम पुलिस वाले को पैसे देते हैं, बस ये बोला था उन्होंने। अच्छा, और यहाँ देहरादून में? देहरादून में तो सर मैंने इतना तो नहीं वो पता है। यहाँ पे देहरादून में तो पैसे जाते हैं ये नहीं सुना है। बस ये है कि जो पुलिस वाले आते हैं तो आते ही बाहर ओनर से बात कर लेते हैं, तो उसके बाद ओनर को बोलता है कि लड़की भेज दे। हम अंदर जाते हैं तो बस वो पुलिस वाले पहले तो थेरेपिस्ट लेते हैं उन लोग ने, तो उसके बाद उनको सर्विस करना होगा, तो हम एग्री नहीं होते हैं, हमें तो डर होते हैं, पुलिस वाले हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो वो सीधा बोलते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, कुछ नहीं होता, तू कर ले मेरे साथ। फिर वो कर लेते हैं और पैसे वैसे कुछ देके नहीं जाते। हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही देहरादून में भी हो रहा है। स्पा सेंटर में काम करने वाली प्रिंसी की माने तो देहरादून पुलिस के कुछ लोग इस पूरे धंधे में शामिल हैं। पुलिस वालों को पैसा भी जाता है। कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो फुल सर्विस लेने के लिए स्पा सेंटर में आते हैं। सबसे घिनौना सच ये है कि जब स्पा सेंटर की लड़कियां पुलिस वालों को फुल सर्विस देने से इनकार कर देती हैं तो वो अपनी वर्दी और कानून की हनक दिखाकर उनके साथ सेक्स करते हैं और रुपए भी नहीं देते। देहरादून के स्पा सेंटर की आड़ में चल रही है पापलोक की समानांतर दुनिया से हमने ये गवाही करवाई। अब बारी है देहरादून पुलिस और प्रशासन की कि वो स्पा सेंटर के मालिकों और उन पुलिस वालों की पहचान करे जो इस धंधे के मास्टरमाइंड हैं। आखिर में एक बार फिर बता दें कि हमने जिस लड़की से बात की उसकी पहचान उजागर नहीं की है। जिस नाम का हमने इस्तेमाल किया उस नाम के किसी भी शख्स से इस लड़की का कोई वास्ता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। तो हमने अपना काम किया, जो सच्चाई है या जो घिनौनी सच्चाई है वो सामने लाए, तो इसका असर हुआ है। एसएसपी ने कहा है कि अब सभी स्पा सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसके अलावा सभी थाना इंचार्ज को भी निर्देश दिए गए हैं। सभी स्पा सेंटर्स के कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना होगा, साथ ही बाहर से आने वाली युवतियों का भी पूरा ब्यौरा रखा जाएगा और जो ग्राहक जो कस्टमर यहां पर जाते हैं उनका भी रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना अब अनिवार्य होगा। हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो जिन्होंने इस पूरे खेल का खुलासा किया, इस पूरी काली दुनिया का खुलासा किया और एक पीड़िता से बात भी की थी। तो सत्येंद्र, पता है पुलिस को लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती, अब तो आप पूरे सबूत के तौर सब कुछ सामने ले आए हैं, तो क्या कुछ अब हलचल है यहाँ?
बिल्कुल प्रीति, क्योंकि 18 यानी मात्र 2 दिन पहले हमने देहरादून का पाप लोग यानी इस्पात सेंटरों की पूरी कहानी दिखाई थी, जिसके बाद जिसका संज्ञान भी हुआ, संज्ञान एसएसपी योगेंद्र रावत ने लिया और इस पे कार्रवाई के भी आदेश जारी किए। यानी सभी थाना चौकी स्तरों पर जितने भी इस्पात सेंटर हैं उन पे उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड ब्यौरा मंगवाया गया। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी एसएसपी ने बात कही और मात्र जिसकी रिपोर्ट भी मात्र 3 दिन का समय सभी थाना चौकियों को दिया गया। यानी कि 3 दिन में ये थाना चौकी अपना रिपोर्ट एसएसपी को सौंपेंगे। लेकिन उसके बाद जब हमने इस इस्पात सेंटर की एक गवाही कराई, यानी कि एक युवती खुद न्यूज़ 18 के पास पहुंची और उसने वहां जो इस्पात सेंटर में जो काम चल रहा है उसकी अपनी आबिती उसने सुनाई। उसने बताया कि पुलिस के लोग यानी रसूखदार लोग भी इस्पात सेंटर में आते हैं, फुल सर्विस लेते हैं और पैसा नहीं देते। लेकिन अब इस पे सवाल इसलिए उठता है कि जिन पुलिस वालों के कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस्पात सेंटर में जो लोग हैं जो काम करें उनको संरक्षण दें, उनकी मदद करें, लेकिन जब वही उसमें शामिल हैं तो आखिर कैसे इन लोगों को एक न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। भले ही योगेंद्र रावत जो एसएसपी हैं उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है इन इस्पात सेंटरों के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी, अब जो गवाही आई है पहली इस्पात सेंटर की एक युवती हमसे मिली, उसने अपनी आबिती बताई, लेकिन अब उसके बाद एक सवाल भी छूटता है कि आखिर कौन उनको न्याय दिलाए और कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, यही तो सबसे बड़ी बात है जो आपने भी कहा, जिन पर जिम्मेदारी थी इन चीजों को रोकते वही खुद इन चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो सत्येंद्र, ये आप तक कैसे ये जानकारी सब पहुंची थी और देहरादून में ऐसे कितने सेंटर्स हैं जहां पर इस्पा के नाम पर बाहर बोर्ड तो लगा है लेकिन ये सब कुछ चलता है अंदर? क्योंकि प्रीति लंबे समय से कुछ शिकायतें हमारे पास मिल रही थी कि इस्पात सेंटरों में जो देहरादून में चल रहे हैं वो वहाँ एक अवैध तरीके से कुछ धंधे चल रहे हैं, जिसकी पुष्टि करने के लिए हम भी निकल पड़े। और अभी जब हमने देहरादून में देखा तो मात्र कुछ ही सालों में, क्योंकि जब शुरुआतों की बात करें, 2-3 साल पहले की बात करें तो इतने इस्पात सेंटर देहरादून में नहीं थे, लेकिन आज हम देहरादून की बात करें तो हजारों इस्पात सेंटर देहरादून में दिखते हैं, जिनकी पुष्टि करने के लिए हम इन इस्पात सेंटरों में गए। हमने बातचीत की वहां पे कि क्या कुछ होता है इस्पात सेंटरों के अंदर, जिसकी पुष्टि हमें मिली और जिसकी रिपोर्ट हमने 18 तारीख यानी कि मात्र 2 दिन पहले हमने पाप लोग देहरादून का दिखाया था। लेकिन उसके बाद जब ये कार्रवाई हमारे द्वारा की गई, हमने पूरी खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया, पुलिस ने भी अपना काम शुरू किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ सवाल छूटते हैं, उसका भी आज हम जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी जवाब लेंगे कि आखिर कैसे और कौन इन इस्पात सेंटर पे नजर रखेगा, जबकि जो नजर तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है और कार्रवाई का जो क्षेत्र है वो पुलिस के अंदर आता है, तो ऐसे में पुलिस को भी इसी गंभीरता से कार्रवाई करनी ही होगी। शुक्रिया सत्येंद्र आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात महाकुंभ की जो हरिद्वार में होना है। बहुत कम समय बचा है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में इस सबसे बड़े मेले में प्रधानमंत्री मोदी भी आए, ये सरकार भी चाहती है और संत भी चाहते हैं और इसकी तैयारी भी अंतिम दौर में है। तीर्थ नगरी हरिद्वार को महाकुंभ के लिए सजाया जा रहा है। सरकार, शासन और संत सब तैयारियों में जुटे हैं। कुंभ में इस बार 4 शाही स्नान होंगे। पहला 11 मार्च, दूसरा 12 अप्रैल, तीसरा 14 अप्रैल और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को होगा। देश के बड़े आयोजनों में एक महाकुंभ पर दुनिया की नजर होगी। ऐसे में संदेश दुनिया में जाए, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजेगी। देखिए, हम उनको आमंत्रित जरूर करेंगे, बाकी जो भी स्थिति होगी वो समय पर उनको निर्णय लेना है। लेकिन सामान्यतः जब माननीय कल्याण सिंह जी 1991 में मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो मुख्य जो स्नान होते हैं उन पर वीवीआईपी नहीं आते हैं। सरकार और संत चाहते हैं कि कुंभ भव्य और दिव्य हो और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आयोजन को विशेष बना देगी और मेले से शांति और नेतृत्व का संदेश जाएगा। कुंभ ऐसा हो जो कि पूरी दुनिया में एक शांति का भी संदेश जाए, मेले का भी संदेश जाए और कुंभ का जो नेतृत्व है उसका भी संदेश जाए। वो तभी संभव है जब अखाड़ा परिषद, प्रशासन और शासन
तीनों की साथ बैठक हो और तीनों के आपसी निर्णय से कुंभ एक निर्णायक स्थान पर पहुंचे। कुंभ जहां एक तरफ संतों की दिवाली है, वहीं सरकार के लिए अपना मैनेजमेंट दिखाने का सबसे बड़ा मौका। लेकिन देवभूमि और मां गंगा से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में आएंगे या नहीं, ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से तय होना है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए अब बात करेंगे बीजेपी की तैयारियों की जो 22 को लेकर हो रही हैं। तो बार बार हिदायत दी गई कि जो मंत्री हैं वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं, वहां के कामकाज को देखें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब इनके दौरों की निगरानी की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है। सरकार जो योजनाएं बनाती है, क्या वो धरातल तक पहुंच पा रही हैं? इसके लिए प्रत्येक मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया जाता है ताकि वो क्षेत्रों में जाकर योजनाओं की पड़ताल कर सके। मौजूदा सरकार और संगठन स्तर पर मंत्रियों को लगातार जिलों में जाने के निर्देश भी जारी होते रहे हैं, लेकिन मंत्री हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र या देहरादून के अलावा बाहर जाने से थोड़ा बचते रहे हैं। जब न्यूज़ 18 ने मंत्रियों के दफ्तर से प्रभारी जिलों के उनके दौरों का रिकॉर्ड जुटाया तो मिलीजुली तस्वीर सामने आई। हरक सिंह रावत अल्मोड़ा जिले के प्रभारी हैं, लेकिन बीते 9 महीने में सिर्फ एक बार ही अल्मोड़ा के दौरे पर गए हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर 2 जिलों के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक पिछले 9 महीनों में मात्र 2 बार इन जिलों में गए। बागेश्वर की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य 9 महीने में मात्र 3 बार बागेश्वर के दौरे पर गयी, तो वहीं सतपाल महाराज 8 दफा अपने प्रभारी जिले हरिद्वार के दौरे पर गए। परफॉर्मेंस में मंत्री धन सिंह रावत सबसे टॉप में रहे। धन सिंह के पास टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी 4 जिलों का प्रभार है। पिछले 9 महीने में धन सिंह 8 बार टिहरी, 3 बार चमोली, 3 बार उत्तरकाशी और 6 बार रुद्रप्रयाग का दौरा कर चुके हैं। हमारी निरंतर उन क्षेत्रों में जहाँ पर हमें प्रभार दिया गया है बनी रहती हैं। जो हमारा देहरादून है, राजधानी भी है और उसमें निश्चित रूप से मेरी आवाजाही लगातार बनी रहती है। जहाँ पर कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, जहाँ तक प्रवास का संबंध है, हम प्रवास भी करेंगे। इस समय कोरोना महामारी में वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री ने और ये कहा था कि भाई हम बहुत ज़्यादा न जाएं जिससे कि भीड़ भाड़ ना हो। और मैं पिछले दिनों मैं 15 अगस्त को गया था। यही कारण रहा कि पिछले हफ्ते हुई बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग में एक बार फिर मंत्रियों को महीने में एक बार अनिवार्य रूप से जिलों का दौरा करने को कहा गया। कोर ग्रुप को सीएम त्रिवेंद्र रावत को खुद इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपना पड़ा। मुख्यमंत्री जी को इसका दायित्व दिया गया है कि सारे मंत्री और सारे दायित्वधारी जिलों का दौरा भी करेंगे और कुछ जो बिंदु तय के उन बिंदुओं पर वहाँ चर्चा वार्ता भी होगी, सरकार की योजनाओं के बारे में भी वहाँ बातचीत होगी। तो ये सारी चीजें उनको सौंपी गई हैं और इससे अलग भी कई निर्णय लिए। प्रभारी जिलों को छोड़ दिया जाए तो मंत्रियों के अन्य जिलों के दौरे भी कभी कभार के ही हैं। सरकार चुनावी साल में आ चुकी है, इसलिए अब कमान सख्ती से कसी जा रही है। अगले कुछ दिनों में मंत्रियों और दायित्वधारियों के दौरे अचानक बढ़ जाएं तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नरप्रभात की रिपोर्ट। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर बाल विधानसभा का आयोजन होगा और इस विशेष दिन सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी। 24 जनवरी को सृष्टि को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। तो सृष्टि गोस्वामी के आगे 12 विभागों के अधिकारी अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे और राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा का मौका सृष्टि को मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। जबकि मैदानी इलाकों में सुबह शाम इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। तो देहरादून की सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां धुंध ही धुंध नजर आ रही है। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सुनील का हम रुक करेंगे। सुनील, क्या कुछ मौसम विभाग का यहाँ पर कहना है और किस कदर अभी सुबह के समय धुंध है यहाँ? देखिए प्रीति, मौसम विभाग ने आज और कल के लिए खासकर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और उसी के अनुरूप हम देखते हैं कि यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में विजिबिलिटी बेहद कम है। आप देखिए कि दिल्ली से जो सुबह 7:30 बजे जॉलीग्रांट पहुँचती थी एयर इंडिया की फ़्लाइट, वो भी डिले हुई है कोहरे के कारण, क्योंकि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो बताया जा रहा है विजिबिलिटी बेहद कम है। ये देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है, यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने यही आशंका, यही अनुमान जारी किया था कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें अगले 2 दिन में जो विजिबिलिटी है कोहरे की
जो चादर है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, घना कोहरा हो सकता है। शनिवार और इतवार को मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम का ये रूप अभी भी देखने को मिल सकता है, जारी रह सकता है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा हो सकता है। बिल्कुल, जो मौसम यहाँ होगा सुनील, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, यूपी में, दिल्ली में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पर्यटन मंत्री चौबट्टा खाल से विधायक पौड़ी के और चौबट्टा खाल जब सतपाल महाराज पहुंचे तो बुरी तरह नाराज हो गए। इस दौरान मल्ला क्षेत्र के लोगों ने पानी को लेकर शिकायत की। सतपाल महाराज तुरंत पेयजल अधिकारी पर नाराज हो गए। सतपाल महाराज ने अधिकारी को चेतावनी दी और जल्द पानी पहुंचाने के आदेश दिए। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जो नैनीताल पहुंचे थे, जब हरीश रावत के चेहरा घोषित करने के बयान पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि चेहरा देने से 2 जगह से हरीश रावत हार गए और अब वो रिजेक्ट हो गए हैं। हरीश रावत की पॉलिसी राज्य में पूरी तरह से नाकाम है। चेहरे की सियासत पर जोर देके 2 जगह से हार तो गए थे। एक मेरे जिले से हारे थे, एक उधम सिंह नगर से हारे थे, खटीमा से। वो देखिए रिजेक्ट हो चुके हैं। नैनीताल ने उनको रिजेक्ट किया, हरिद्वार ने रिजेक्ट किया, उधम सिंह नगर ने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बड़ी ही अनपॉपुलर रही, शॉर्ट साइटेड रही और नेपोटिज्म। खबर हरिद्वार से। यहां ज्वालापुर में रहने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या के मकसद से पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां से लगातार कूदने की धमकी देने लगी। महिला का कहना था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो अपनी जमीन पर हक पाने के लिए दर-दर भटक रही है। भूमाफियाओं ने इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। महिला ने आरोप लेखपाल पर भी लगाए कि वो भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। शिकायत के बावजूद जब उसकी कहीं नहीं सुनी गई तो उसने ये कदम उठाया। हालांकि उस महिला को समझा बुझाकर कार्रवाई का भरोसा दिलाकर नीचे उतार लिया गया। सारे रिकॉर्ड इनके पास है, सब कुछ इनके पास है और ये कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड गायब हो गए। कहां से गायब हो गए? जब हमारे पास हैं, वे भी तो हमें तहसील में से निकाल के दिए हैं, तो गायब कैसे हो जाएंगे? तो हम अभिलेख इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे मिलता है तो तब पता चलेगा कि किन साइड में इन्होंने 300 फीट वो जमीन बचा रखी थी, तो तभी जाके आगे कुछ कार्रवाई हो पाएगी। जांच अभी चल रही। खबर पौड़ी से, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर पर ऑपरेशन के नाम पर मरीज से अवैध वसूली का आरोप लगा है। मरीज और उसके परिजनों का कहना है कि जब बुजुर्ग महिला मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए यहां पहुंची तो डॉक्टर ने उनसे 3 से 5 हजार रुपए की मांग कर दी और इसकी लिखित शिकायत अब की गई है और अस्पताल प्रशासन जांच की बात कर रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन कराने के लिए ये तो 3,000 रुपये लगेंगे, ये तो 5,000 रुपये लगेंगे। वो उन्होंने बोला हम तो अपनी फीस नहीं लेते, पर लेंस की लगती है। ये जो है ये मेरे पास आया और अब इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी अगर ये हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अल्मोड़ा और रानीखेत के दौरे पर हैं। उन्होंने केआरसी वुलन सेंटर पहुंचकर नारियों के जो उत्पाद यहां पर महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं उनको देखा, उनकी खूब तारीफ की। तो जो यहां के शॉल, स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर बने हैं उसको देखकर काफी संतुष्ट हुई। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन आज मुझे देख के वहाँ बहुत ही अच्छा लगा है कि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो ये कहूँगी, मैंने अभी ये सब भी देखा है, महिला जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ सही में क्रांति कर रही हैं, एक क्रांति ला रही हैं हर क्षेत्र में। बागेश्वर और अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है। बुधवार को बागेश्वर में एक घर में गुलदार घुस गया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और काफी मेहनत मशक्कत के बाद गुलदार को यहां से पकड़ा गया। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।